मैं हूँ श्रुति राय और आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे आज के इस सेशन पे। आज का हमारा ये सेशन है कप एंड हैंडल्स पैटर्न पार्ट 3 पर, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसे आप हमारे श्री वराही यूट्यूब चैनल पर जाकर के इजीली देख सकते हैं। सो आज के इस सेशन के हमारे स्पीकर है हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर अंशु जैन। सर, मैं वेलकम करती हूँ आपका, ताकि आप हमारे रीडर्स को कप एंड हैंडल पैटर्न्स को काफी अच्छे से समझा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रुति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले 2 वेबिनार्स में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, क्या नेचुरल टेंडेंसीज होती है मार्केट की। तो एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केट जनरली एक 3 फेजेस में चलता है, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। तो बेसिकली हम चूंकि इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं, हम लॉन्ग ओनली प्लेयर्स हैं, तो हमारा बेसिक जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो लॉन्ग ओनली ट्रेंड्स में यानी अप साइड में ही होना चाहिए। तो क्लियरली हम उन स्टॉक्स को प्रिफर करते हैं जो अप ट्रेंडिंग है, ना कि डाउन ट्रेंडिंग। अब अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक अच्छा रन अप लेने के बाद स्टॉक पॉज करता है और उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आती है, वो ऊपर या नीचे हो सकती है। अब किस डायरेक्शन में मूव होगी ये डिसाइड करता है कि वो पॉज के अंदर मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। तो वो पॉज कंसोलिडेशन, जिसको पॉज कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, साइडवेज मूव कहते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट इट इज जस्ट अ पॉज इन अ ट्रेंड। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो मार्केट नीचे की तरफ एक्सपैंड करेगा वापस से, और अगर ये एक्यूमुलेशन है तो मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपैंड करता हुआ दिखेगा। तो कंसोलिडेशन में ये क्लियर होता है कि ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये कंसोलिडेशन डिसाइड करता है कि मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा या डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा। इस कंसोलिडेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें जनरली पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं, उसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा फॉर्म होने वाला पैटर्न है वो या तो फ्लैट बेस होता है, रेक्टेंगल, जिसको हम आगे अगले वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो सबसे कॉमन पैटर्न होता है वो होता है कप एंड हैंडल। तो क्लियरली इस पैटर्न को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं ये आपकी सक्सेस पे डिपेंड करता है कि आगे मार्केट में किस तरीके से सक्सेस मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जनरली कप एंड हैंडल पैटर्न सभी तरह की ट्रेडिंग पैटर्न्स में शामिल हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप वीकली चार्ट्स पे देख सकते हैं। लास्ट वेबिनार में हमने एग्जांपल्स पे भी देखे थे कि वीकली पे किस तरीके से ट्रेंड्स फॉर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट भी हो सकता है वो, लेकिन इतना एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से आनी चाहिए वो आएगी नहीं। तो बेटर है कि वीकली चार्ट्स पे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वीकली चार्ट्स पे फोकस कीजिए। वीकली चार्ट्स पे जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस किया था कि मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने के लिए मिलती है। अगर आपने एग्जांपल्स नहीं देखे तो यूट्यूब पे लास्ट वेबिनार का वीडियो है, वहां पे जाके एक बार आप देख सकते हैं। आज अब यहाँ से हमारा क्लियरली फोकस होगा कि शॉर्ट टर्म में इन पैटर्न्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और अपनी कैपिटल को फटाफट ग्रो किया जा सकता है। तो स्विंग ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद प्रोबेबली इंट्राडे या 1 से 2 दिन के जो मूव्स होते हैं उनके लिए भी पैटर्न्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, इनके भी एग्जांपल्स हम आगे चलते हुए देखेंगे। दूसरी चीज जो हमने लास्ट टाइम भी मेंशन की थी, मैग्नीट्यूड और क्वांटम मूव्स में हमें जनरली एक क्वांटम मूव देखनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए मैग्नीट्यूड मूव्स होंगी, जहाँ पे एक लंबे अंतराल में एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए क्वांटम मूव ज्यादा फायदे की होती है कि एक छोटे स्पैन में एक बड़ी मूव आती हुई दिखे। अब जो हमने कवर किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, हिस्ट्री, की एलिमेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रेकआउट्स इसमें से कैच करना है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है कप फॉर्म्स आफ्टर एन एडवांस एंड लुक्स लाइक अ बॉल और राउंडिंग बॉटम। एक बड़ी एडवांस आने के बाद एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्म होता है, जिसके बाद अगर आप उसको साइड से देखते हैं तो वो कप एंड हैंडल की तरह दिखता है, एक चाय के कप की तरह दिखता है। जब कप कंप्लीट होता है तो उसके बाद हैंडल साइडवेज या थोड़ा सा अगर हैंडल डाउन स्लैंटिंग है तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे शेकआउट्स आ जाते हैं और जो वीकर लॉन्ग्स होते हैं वो बाहर हो चुके होते हैं। ब्रेकआउट के बाद चलना काफी आसान हो जाता है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि क्योंकि हम लॉन्ग ओनली प्लेयर्स हैं तो हमें स्टेज 2 के अप ट्रेंड्स को ही कंसिडर करना है अपने चार्ट रीडिंग में, ताकि हम एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न प्ले करें, ना कि रिवर्सल। क्योंकि रिवर्सल पैटर्न प्ले करने में ऊपर से ओवरहेड सप्लाई इतनी होती है कि पैटर्न्स जनरली फेल होते हैं। और अगर आपने मॉर्निंग वेबिनार्स और प्री मार्केट वीडियोस देखे हैं तो हम जनरली अपने फेलियर्स भी में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पीसी ज्वेलर और आईआईएफएल और टीबीजेड एक था, एक कल्याण ज्वेलर्स था, इनमें किस तरीके से
बेहतरीन पैटर्न्स बने थे, कॉपी बुक आइडियल पैटर्न्स थे, वॉल्यूम पैटर्न बहुत आइडियल था, लेकिन ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद 7-8% की मूव लेने के बाद किस तरीके से वो फेल हुए, और उनका जब फेलियर का रीजन खोजा गया तो लेफ्ट साइड में ओवरहेड सप्लाई इतनी थी कि ब्रेकआउट पैटर्न अच्छा होने के बाद भी, ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के होने के बाद भी ओवरहेड सप्लाई ने उस पैटर्न को फेल कर दिया। तो इसीलिए स्टेज 2 अप ट्रेंड्स में नियर 52 वीक हाई या नियर ऑल टाइम हाई है तो वो ज्यादा बेहतरीन है। अगर मुझे दो स्टॉक्स मिल रहे हैं, एक 52 वीक हाई के आसपास पैटर्न बन रहा है लेकिन ऑल टाइम हाई से वो काफी दूर है, और दूसरा है जो ऑल टाइम हाई के आसपास पैटर्न बना रहा है, तो मैं अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उन पैटर्न्स को पिक करना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय जो 52 वीक हाई पे हैं और अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे हैं और ओवरहेड सप्लाई उनमें है। कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये विलियम ओनील ने इंट्रोड्यूस किया था 1988 की अपनी बुक में, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। अगेन मैं ये रिएटरेट करूंगा कि अगर आप सीरियस हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ या ट्रेडिंग की तरफ, दोनों इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, अगर आप सीरियस हैं इस तरफ, तो ये बुक आपके लिए एक गीता की तरह हो सकती है कि ये आपके मार्केट में आपकी लाइफ, डे टू डे लाइफ को डिफाइन करेगा कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल लाइफ इनटू द मार्केट्स लीड कर सकते हैं। और ये बुक पढ़ना हर किसी के लिए मैंडेटरी है। ये पूरी तरीके से आपका दिमाग खोलेगी कि कितने तरीके के पैटर्न्स हैं, और इनने बहुत ज्यादा नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस की अगर आप बुक्स पढ़ें या थॉमस पुलिस्की की बुक पढ़ें, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न, उसमें 300 तरह के पैटर्न्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एक एक पैटर्न याद रखना, उनकी स्टैटिस्टिक्स याद रखना कि कौन सा किस मार्केट में कितने परसेंट चलता है, उस हिसाब से। ये इतना बड़ा लिटरेचर है कि उसको आप बाइट साइज में आके डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन विलियम ओनील ने वो 3-4 पैटर्न जो रेगुलरली फॉर्म होते हैं मार्केट में और जो बड़े रिटर्न्स देते हैं, उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करके अपनी बुक्स में एक न्यूमरस एग्जांपल्स के साथ दिए हैं। पिछले 100 साल के लगभग 100 चार्ट्स उन्होंने उस बुक में स्टार्टिंग में दिए हैं, ताकि आप एग्जांपल्स रीड करके समझ सकें कि क्या ये पैटर्न्स काम करते हैं नहीं करते हैं, और उसके बाद उन्होंने वो पैटर्न्स की डिटेल देना स्टार्ट किया। तो अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस के प्रति तो ये बुक एक मस्ट रीड है। इसके बाद आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना बेहतरीन होगा। लेकिन अगर इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपकी 80% जर्नी को शॉर्टन कर देगा विनर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद इनके दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी बुक ये लिखी हुई है, इन दी ट्रेडिंग कॉकपिट विद विलियम ओनील डिसाइपल। ये अगली बुक होगी आपके पढ़ने के लिए, इनके फॉलो थ्रू में कि विलियम ओनील की स्ट्रेटेजी को आप ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर ये दो बुक्स आप पढ़ लेते हैं तो भी आपका 80% काम वहां पे हो जाएगा। की एलिमेंट्स क्या थे, हमने पहले डिसाइड किया था कि ट्रेंड होना चाहिए, कि पीछे से एक ट्रेंड आता हुआ ट्रेंड। कई लोगों के क्वेश्चन ईमेल में और व्हाट्सएप पे आए थे कि ट्रेंड कैसे डिफाइन करें। तो ट्रेंड डिफाइन करने के न्यूमरस वेज हैं। आप वीकली चार्ट्स पे 10 मूविंग एवरेज मोर देन 40 रख सकते हैं, कि अगर 10 मूविंग एवरेज 40 से ऊपर है तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप 10 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग और 10 मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग है तो भी उसको हम ट्रेंड मान लेते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक बेसिक ट्रेंड है कि अगर 12 हफ्तों में, पिछले 12 हफ्तों में 30% की रैली है, यानी 12 हफ्ते पहले जहां की क्लोजिंग थी और करंट क्लोजिंग वहां से 30% ऊपर की है, तो ये भी अपने आप में इनिशिएशन ऑफ ट्रेंड है। अब इन सब पार्ट्स होते हैं एक ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई और एस्टेब्लिश करने के लिए, बट बेसिक अगर आपको देखना है तो तीन चीज से आप ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं कि 10 मोर देन 40 है वीकली चार्ट पे तो भी ट्रेंड है, क्लोजिंग मोर देन 10 है और 10 का मूव ऊपर की तरफ है तो भी ट्रेंड है, और अगर 12 हफ्तों में 30% की मूव मिली है, जो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कप एंड हैंडल के लिए, कि पहले 12 हफ्तों में 30% की मूव होनी चाहिए और उसके बाद ये पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। तो ये तीनों चीज आपकी एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इजी क्राइटेरिया है। बाकी कॉम्प्लेक्स आप उसको चाहे जितना कर सकते हैं, बट मैं इसको इतना बेसिक रखता हूँ कि 10 मोर देन 40 हो या फिर 12 वीक्स में 30% की एक रैली हो, उसके बाद अगर ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो मोस्ट लाइकली ये पैटर्न सक्सेस होने के चांसेस इसमें 80% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। कप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी कि वो यू शेप का होना चाहिए, वी शेप का ना हो। आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे क्यों वी शेप का नहीं होना चाहिए। यू शेप में पूरा टाइम और जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन और ब्रेथ कैचअप करने का पूरा टाइम मिलता है यू के बॉटम में, और उसके बाद जब रैली आती है तो वो रैली बहुत लाइटर नोट पे होती है। वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं, केवल स्ट्रॉन्ग मनी जिसने यू के बॉटम पे कंसोलिडेशन में माल अपना इकट्ठा किया है, केवल उन्हीं की रैली होती है। तो जब गाड़ी में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है तो ब्रेकआउट आना बहुत आसान हो जाता है।
कप की डेप्थ जनरली 1/3 ऑफ द प्रीवियस मूव होनी चाहिए, यानी अगर 30% का बेयर मिनिमम हम जो मान के चलते हैं कि अगर 30% का मूव आया है तो 10% से ज्यादा कप की डेप्थ नहीं होनी चाहिए। हैंडल अगेन स्लैंटिंग ऑन दी डाउन साइड अगर रहेगा तो यहाँ पे वीकर हैंड्स जो हैं वो शेक आउट हो चुके रहेंगे, तो ब्रेकआउट आना आसान होगा। लेकिन कई बार ऐसा केसेस में देखा गया है कि एक फ्लैग, साइडवेज फ्लैग या फिर पेनेंट, जिसको छोटा सा ट्रायंगल हम कहते हैं, पेनेंट फॉर्म होके भी ब्रेकआउट मिलता है। लेकिन आइडियली अगर एक डाउनवर्ड चैनल में अगर हैंडल बन रहा है तो ये एक बेहतरीन हैंडल होता है। वॉल्यूम्स कप के बॉटम पे एकदम ड्राइड अप होने चाहिए, उसके बाद जब रैली कर रहा है तो वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए, और हैंडल में अगेन ड्राइड अप वॉल्यूम्स के बाद ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होने चाहिए। वॉलेटिलिटी जो है वो अगेन कप के बॉटम में और हैंडल के फॉर्मेशन में एकदम से ड्रॉप होनी चाहिए, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो क्लियरली ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी कि 3 men केम टू दी वॉल स्ट्रीट, रिचर्ड वाइकॉफ का ये फेमस टर्म है कि ये क्लियरली इसका अगर सिनॉप्सिस में आपको दे दूं तो 3 तरीके के लोग मार्केट में होते हैं जिनको ये पता होता है कि क्या सबसे अच्छा बाई है। जैसे रिलायंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिलायंस सबको पता है कि सबसे बड़ा ऑयल एंड बिजनेस कारोबार है, सबसे बड़ा टेलीकॉम कारोबार है, सबसे बड़ा रिटेल कारोबार होने जा रहा है, तो सबको पता है कि रिलायंस एक बेस्ट बाई है। दूसरा एक होता है कि वो क्यों बेस्ट बाई है, अगेन वो रीजंस दे सकते हैं कि रिलायंस बड़ा है, जियो सबसे बड़ा है, ये रीजन दे सकते हैं। तीसरा व्यक्ति वो होता है जिसको ये सब कुछ नहीं पता होता है, ना उसको जानने की जरूरत है, उसको चार्ट पे ऑप्टिमल बाई पॉइंट पता होता है कि ये पैटर्न फॉर्म हुआ और ये ऑप्टिमल बाई पॉइंट है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे बाई करना है। सबसे ज्यादा पैसा वही आदमी बनाता है जिसको ऑप्टिमल बाइंग पॉइंट और अपनी रिस्क कंट्रोल करना पता होता है। तो ट्रेडिंग में 2 पार्ट होते हैं कि पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, ये 5% हिस्सा होता है पूरी पैसा कमाने का। अगला 85% होता है आपकी साइकोलॉजी, आप किस तरीके से विनर को हैंडल करते हैं, और उसमें इंक्लूडेड होता है, अगर इस पार्ट को मैं डिवाइड करूं तो उसमें इंक्लूडेड होता है कि आप किस तरीके से अपनी पोजीशन साइज लेके चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी स्टॉक 1000% का भी मूव देता है और आपके पास केवल 1% अपने पोर्टफोलियो का उसमें कमिटेड है, तो आपके रिटर्न्स बहुत कम होंगे। और अगर 10% भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है स्टॉक में और 100% का रिटर्न मिलता है, तो आपके पोर्टफोलियो में 10% की इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलती है। तो पोजीशन साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैसा बनाते समय। दूसरी चीज साइकोलॉजी आपकी कि किस तरीके से आप अपने विनर्स को हैंडल कर रहे हैं। अगेन थर्ड कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पैसा बनाना सबसे आसान होगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि कब कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे इस जोन में सप्लाई भारी होती है और वोलेटिलिटी हाई होती है। अगेन इस न्यूट्रल फेज में जब वॉलेटिलिटी बिल्कुल कंप्रेस हो चुकी होती है, वॉल्यूम्स एकदम ड्राइड अप होने चाहिए, इस फेज में स्ट्रॉन्गर हैंड्स जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं, और ये जो रैली आती है ये इन स्ट्रॉन्गर हैंड्स के एक्यूमुलेशन के बाद आती है। तो इस रैली में डिमांड हाई होनी चाहिए। डिमांड अगर हाई है, ये कैसे नोटिस हम करते हैं, ये क्लियरली वॉल्यूम बार्स पे देखने के लिए मिलता है कि अर्जेंसी दिखनी चाहिए बाइंग की, कि आप बिड जो है, जो बायर्स हैं वो बिड अपनी बढ़ाते हुए प्राइजेस पे लेते जा रहे हैं, तो अर्जेंसी होनी चाहिए बाइंग में, वो वॉल्यूम्स पे यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जब ये शांत माहौल आएगा हैंडल फॉर्मेशन का, ये साइडवेज भी हो सकता है और डाउन स्लैंटिंग अगर रहेगा तो ये ज्यादा बेहतरीन रहेगा। इस फेज में वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम दोनों कंप्रेस होते हुए दिखने चाहिए, जिसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एकदम से तेजी लेना स्टार्ट करता है। अब किस किस टाइम फ्रेम पे ये फॉर्म होते हैं, लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि वीकली चार्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हैं कि किस तरीके से फेज ने लगभग 75 पे ब्रेकआउट दिया था, वहां से स्टॉक डबल से भी ज्यादा होता हुआ दिखा। अंबिका कॉटन में हमने डिस्कस किया था, और अब तो अंबिका कॉटन और तेज हो चुका है यहाँ से स्टॉक। और इतने जो लोग इस मेंटालिटी के हैं कि 800 रुपए से 2200 2300 रुपए हो गया, अब और कितना बढ़ेगा, तो मैं आपको बता दूं जो मार्केट में जिनको हम इन्वेस्टमेंट गुरुज कहते हैं, विजय केडिया, उनने इस प्राइस पे जाके इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। और वो आदमी 10 20 25 100 200% रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, वो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करता है। तो 2200 पे भी उनको यहाँ पे वैल्यूएशन दिख रही है और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स की। अगेन अगर इस स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होती है तो आपको उसका ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। अगला स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था एक्सप्रो
जहाँ पे 2 बार कंटिन्यूएशन पैटर्न आया था, दोनों बार हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट आए थे और इस स्टॉक ने टॉप आउट करते हुए 1600 का हाई बनाया, यानी 31 रुपए का वीकली ब्रेकआउट था और 1600 रुपए का हाई बनाया था। तो रिटर्न आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बेहतरीन रिटर्न्स वीकली चार्ट पे इसके फॉर्मेशन पे होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वीकली चार्ट है। विष्णु केमिकल अगेन 200 रुपए पे ब्रेकआउट था, 800 रुपए का हाई बनता हुआ दिखा। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म, हमने डिस्कस कर लिया कि वीकली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपने पैटर्न आइडेंटिफाई करने चाहिए। अब आती है शॉर्ट टर्म प्लेयर्स की बारी। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए जो ऑप्टिमल टाइम फ्रेम होता है वो है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं इन स्टॉक्स को, तो आपको शॉर्ट टर्म में जो है 20 से लेके 50% तक की मूव बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। दीपक नाइट्रेट में अगर देखें तो इसको हम पूरी तरीके से डी कोड करेंगे कि वॉल्यूम्स किस तरीके से होने चाहिए और पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, एक प्रायर अप ट्रेंड होनी चाहिए स्टॉक में 30% की, लगभग यहाँ पे 30% से ज्यादा की आती हुई दिखिए। यहाँ से अगर देखें तो ये स्टॉक लगभग 1000 से 1900 यानी डबल हो चुका था। हमें 30% की मूव मिनिमम चाहिए होती है, मैक्सिमम नहीं। जितनी ज्यादा बड़ी मूव होगी, अगली मूव उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद जनरली हम प्रीवियस मूव को रेप्लिकेट करते हैं। 100% की मूव थी यहाँ पे 2000 के आसपास, उसके बाद पैटर्न फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो ये पहली फॉल थी जहाँ पे सप्लाई काफी हाई थी। अगर डाउन बार्स पे देखें तो काफी बड़े वॉल्यूम्स थे और अप बार पे वॉल्यूम्स कम थे। फिर आया ये साइडवेज फेस, जहाँ पे वॉल्यूम्स क्लियरली ड्राई अप होते हुए दिखे। यहाँ पे ये शेकआउट ऑफ वीकल लॉन्ग्स था, इसलिए इतने बड़े वॉल्यूम्स हैं। अगेन इस रैली पे देखें तो क्लियरली कप एडवांस ऑन हायर वॉल्यूम रहा है। इसके बाद जब ये हैंडल की फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई है, वॉल्यूम्स क्लियरली ड्राई अप होते हुए दिखे और इस जोन में हैंडल के बॉटम पे यहाँ पे क्लियरली वॉल्यूम्स आप देखें तो एक्सट्रीमली ड्राइड अप थे। तो ये परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न है और इसी तरीके से आपको इस पैटर्न को एनालाइज करना होता है स्टेप बाय स्टेप। एक आप जिसको कहते हैं चेकलिस्ट बना सकते हैं। प्रीवियस मूव कितने परसेंट का है, लिख लीजिए 100% का है। फर्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में वॉल्यूम्स हाई थे, वॉल्यूम्स हाई थे, ऑर्डरली नीचे की फॉल थी। यू शेप के कप में यहाँ पे टाइम कितना स्पेंड हुआ है, इसके और इससे डबल टाइम यहाँ पे स्पेंड होना चाहिए। अब चूंकि आपके पास राइट साइड नहीं होगा, लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट साइड का पैटर्न 10 दिन में फॉर्म हुआ है, तो मान के चलिए कि ये जो बॉटम ऑफ दी पैटर्न होना चाहिए, ये लगभग 20 दिन के आसपास का होना चाहिए ऑन लोअर वॉल्यूम्स। वापिस से जब एडवांस आता है तो ये एडवांस इससे आधा होना चाहिए और लगभग इसके बराबर होना चाहिए, वो भी लगभग बराबर है। हैंडल की फॉर्मेशन ऑन लोअर वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राइड अप हैं। इस तरीके से जब चेकलिस्ट बना के आप पैटर्न को आइडेंटिफाई, क्योंकि सुनते समय में लगता है कि हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब हम लाइव चार्ट पे जाते हैं तो हम आधी चीजें भूल चुके होते हैं और वहीं जाके गलतियां होना स्टार्ट होती हैं। अब इन गलतियों के लिए एक प्रिपरेशन होती है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करके आते हैं। अगर आपके पास चेकलिस्ट है तो आप एक एक चीज को टिक करते जाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस नहीं होता है। तो चेकलिस्ट में हमारी पहली चीज क्या है, प्रायर ट्रेंड, पहली सप्लाई कंसोलिडेशन, एडवांस टू द कप, हैंडल फॉर्मेशन, पूरे में वॉल्यूम सिग्नेचर, किस तरीके का वॉल्यूम सिग्नेचर है, टाइम सिग्नेचर की इसके मुकाबले इसका टाइम कितना था, एटलीस्ट एक नॉर्मली डबल अगर टाइम मिल जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर्स जो हैं डेली टाइम फ्रेम के, वो बाहर हो चुके हैं। उसके बाद एडवांस टू द कप ऑन हायर वॉल्यूम्स, यहाँ पे क्लियरली हायर वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद हैंडल की फॉर्मेशन क्लियरली ऑन फॉलिंग वॉल्यूम्स, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो क्लियरली आप देखिए 100% मूव यहाँ थी, लगभग 50% की मूव यहाँ आती हुई दिखी है। और चूंकि हम बड़े पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, डेली चार्ट पे अगर यही वीकली चार्ट पे होता तो स्लो एंड स्टडी अप मूव लेते हुए ये पूरी पैटर्न को रेप्लिकेट करता हुआ दिखता। अगेन डेली चार्ट का एक सेकंड एग्जांपल अगर हम ले लें, गोकुल एग्रो। गोकुल एग्रो में फर्स्ट एडवांस अगर आप देखें तो ऑन हायर वॉल्यूम्स यहाँ भी लगभग 22 से 50 100% से ज्यादा की मूव थी। हमें 30% चाहिए होती है, यहाँ पे 100% की मूव थी। इसके बाद पैटर्न फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। ये पहला डिक्लाइन ऑन ऑर्डरली हायर वॉल्यूम्स, यहाँ पे डिक्लाइन हायर वॉल्यूम्स पे थी। यहाँ पे ये जो बेस पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो अगेन हमने डिस्कस किया था कि कप का जो बेस होना चाहिए
वो यू शेप में और टाइम स्पेंडिंग होना चाहिए, ना कि वी शेप में होना चाहिए। तो ये प्रॉपरली यू शेप के अंदर पूरा इसने यहाँ पे टाइम दिया है इस ऑर्डरली कंसोलिडेशन को बिल्ड करने के लिए। अब कब का एडवांस ऑन हायर वॉल्यूम है, यहाँ पे एडवांस केवल 2 दिन में हो गया। जनरली हम मान के चलते हैं कि जितना टाइम इसने लिया है वो एडवांस का टाइम यहाँ होना चाहिए, लेकिन 15 दिन की चीज स्टॉक ने 2 दिन में की है, इसलिए हैंडल की फॉर्मेशन थोड़ी सी लंबी और ड्राइड अप वॉल्यूम्स पे साइडवेज रही है। उसके बाद आप देखिए जब ब्रेकआउट आया है तो 47 रुपीज पे ब्रेकआउट आया था और लगभग 10 दिन के अंदर हम 75 का हाई बनाते हुए दिखे थे, यानी एक बेहतरीन 70-75% की रिटर्न 15 दिन में आती हुई दिखी थी ऑन हायर वॉल्यूम्स। अगेन ब्रेकआउट पे देखें तो ब्रेकआउट पे बेहतरीन वॉल्यूम्स होते हुए दिखे थे। ये अगेन रिएटरेट करता है इसको चेकलिस्ट पे अगर हम वापस स्टडी करें तो चेकलिस्ट में पहला पॉइंट क्या आता है, प्रायर अपट्रेंड 30% का है कि नहीं, यहाँ पे 100% का है। पहली फॉल ऑन हायर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स हायर रहे हैं। हर सेल बार पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स क्लियरली हाई रहे हैं, बाइंग बार्स पे वॉल्यूम कम रहा है। कब का बॉटम फेस क्या शांत और ड्राइड अप वॉल्यूम्स पे था, एक्सट्रीमली अगर इस फेस में अगर आप देखें तो एक्सट्रीमली ड्राइड अप वॉल्यूम्स पे थे। कब का एडवांस हायर वॉल्यूम्स पे है, कब का एडवांस हायर वॉल्यूम पे है। हैंडल ड्राइड अप वॉल्यूम्स पे फॉर्म हुआ है, हैंडल क्लियरली ड्राइड अप वॉल्यूम्स पे फॉर्म हुआ है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स हैं, ब्रेकआउट पे हेवीएस्ट वॉल्यूम है। अगर टू दी लेफ्ट आप ड्रॉ करें तो इतने वॉल्यूम्स केवल इस एडवांस में थे, उसके बाद इस एडवांस में थे, यानी स्टॉक जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा था अपवर्ड बिड पुश करके। अगले एग्जांपल पे चलें, टीसीआई। सिमिलर आप देखिए चीजें वीकली से हम डेली पे आए हैं और किस तरीके से जो पैटर्न है, अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम हटा दूं तो ये भी नहीं कह सकते कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है या वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोनों चीज में डिफरेंस ये होता है कि डेली पे अगर 52 या 65 बार्स में बनता है तो वो 3 महीने में बन गया, वीकली पे अगर 52 बार्स में बनता है तो वो 1 साल का पैटर्न होता है। जितना ज्यादा टाइम लगाएगा पैटर्न बनाने में, मैग्नीट्यूड मूव उतनी ज्यादा रहेगी। कि अगर 1 साल पैटर्न बना है तो लगभग 6 से 8 महीने में वो अपनी प्रीवियस मूव को रेप्लिकेट करता हुआ दिखेगा। वही कॉन्सेप्ट डेली पे आता है कि अगर 65 बार्स में बना है तो लेस देन हाफ बार्स में आपके टारगेट्स अचीव होने चाहिए। यहाँ पे प्रायर अप मूव हमको 30% की चाहिए थी, ये स्टॉक लगभग 275 से 500 चलता हुआ दिखा था, तो यहाँ पे 30% से ज्यादा की अप मूव थी। उसके बाद ये फॉल पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में फॉल आई। उसके बाद क्लियरली ये जो बेस बना है, ये पूरा बेस जो है ड्राइड अप वॉल्यूम्स में, अगर आप वॉल्यूम्स बार देखने की कोशिश करें तो आपको चार्ट पे 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट वॉल्यूम बार्स ही देखने के लिए नहीं मिलेंगी। क्लियरली कंसोलिडेशन पैटर्न, जब कब का एडवांस यहाँ आना स्टार्ट हुआ तो वॉल्यूम्स ऑन द राइज थे और ब्रेकआउट पे एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स था। अगर टू दी लेफ्ट देखूं तो ये पूरे चार्ट में अगर आप यहाँ देखें तो उतनी बड़ी वॉल्यूम बार कहीं भी नहीं थी। एक्सट्रीमली हायर वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा 450 पे, और लगभग 10 दिन के अंदर ये स्टॉक डबल 850 होता हुआ दिखा है। तो यहाँ से अगेन एक प्रायर मूव को लेस देन 50% टाइम में 75 to 100% प्रायर मूव रेप्लिकेट होती हुई दिखी है। अगेन चेकलिस्ट पे अगर इसको स्टडी करें तो प्रायर अप मूव, डाउन साइड, पहली डाउन साइड में हेवी सप्लाई, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन, ड्राइड अप वॉल्यूम। इन ड्राइड अप वॉल्यूम्स में अप बार्स पे हेवी वॉल्यूम्स है, डाउन बार्स पे क्लियरली वॉल्यूम्स विजिबल ही नहीं है। ब्रेकआउट पे हेवीएस्ट वॉल्यूम टू दी लेफ्ट, अगर पिछले 6-8 महीने का अगर वॉल्यूम देखें तो ऑन द लेफ्ट इतना हेवीएस्ट वॉल्यूम कहीं नहीं रहा है, और मूव आपको आधे से कम समय में 100% रेप्लिकेट होती हुई दिखी है। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल अगर हम देख लें तो तालना में था। तालना में क्लियरली प्रायर शॉर्ट टर्म में देखें तो प्रायर अप मूव है, और पूरे चार्ट पे अगर देखें बेहतरीन अप मूव है। इसके बाद कंसोलिडेशन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ जहां एडवांस टू द कप हायर वॉल्यूम्स पे रहा है। ये बहुत छोटे समय में पैटर्न बन के एकदम तेजी से चला है, इसलिए आपको यहाँ 7-8 दिन की एडवांस नहीं दिखी है, केवल 1 दिन की एडवांस में यहाँ पे बुल्स ने अपनी जो कंट्रोल है उसको गेन कर लिया था। इस ब्रेकआउट से आप देखिए वॉल्यूम क्लियरली राइज होना स्टार्ट हुआ था, और 950 रुपए से लेके 1500 तक के टारगेट्स बहुत फटाफट में स्टॉक अचीव करता हुआ दिखा था। तो अगर चेकलिस्ट पे इसको वापस रन करें, प्रायर अप ट्रेंड है, पहली वॉल्यूम वाइज सेलिंग थी, यहाँ पहली वॉल्यूम वाइज क्लियरली सेलिंग होती हुई दिखी है। उसके बाद बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म हुआ है ऑन फॉलिंग वॉल्यूम्स एंड ड्राइड अप वॉल्यूम्स, एक्सट्रीम राइट पे हैं, वॉल्यूम्स क्लियरली ड्राई अप होते हुए दिखे हैं। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स हैं,
टूवर्ड्स द लेफ्ट अगर ड्रॉ करें तो इतने बड़े वॉल्यूम्स केवल इस प्रायर एडवांस में थे। उसके बाद पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर इतने बड़े वॉल्यूम्स कहीं नहीं थे। उसके बाद एडवांस रेप्लिकेट करती हुई दिखी है, 75 to 100% मूव रेप्लिकेट करती हुई दिखी है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो आपको डेली चार्ट पे फोकस्ड रहना पड़ेगा, अपनी चेकलिस्ट बना के रखनी होगी। और चेकलिस्ट में अगर लगभग अगर 8 पॉइंट है चेकलिस्ट के, तो 8 में से एटलीस्ट 6 पॉइंट टिक होने चाहिए, तब जाके आप उस पैटर्न को कंसिडर करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट में लेके आएंगे। और ऑन द डे ऑफ ब्रेकआउट अगर क्वांटिफाई आप करना चाहें तो एटलीस्ट 1.4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए ऑन दी ब्रेकआउट। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी बेहतरीन वो मूव होगी। जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन दी ब्रेकआउट डे है वो है 1.4 टाइम्स ऑफ दी 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए जो लगभग 15-20 दिन, एक महीने से, या ये कह सकते हैं 10 दिन से 3 महीने तक के लिए जो अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। क्या ये उनसे भी नीचे प्लेयर्स के लिए स्टॉक हो सकता है जो लगभग एक दिन से एक हफ्ते या 15 दिन तक के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं? उनके लिए जो टाइम फ्रेम निकल के आता है, उनके लिए टाइम फ्रेम निकल के आता है 75 मिनट टाइम फ्रेम। अब मैं जनरली लोगों को यूज करते हुए देखता हूँ वो है 60 मिनट का चार्ट। अब 60 मिनट के चार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप एक्सचेंज के ओपनिंग टाइम से अगर चार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है। 9:15 से 10:15 पहली कैंडल फॉर्म होगी, 11:15 पे दूसरी फॉर्म होगी, 12:15 पे तीसरी फॉर्म होगी, 1:15 पे चौथी फॉर्म होगी, 2:15 पे पांचवी फॉर्म होगी, 3:15 पे छठवीं कैंडल फॉर्म होगी। अब अगर जो 60 मिनट्स चार्ट यूज करते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आखिरी 15 मिनट 3:15 से 3:30 इतनी वेटेज कमांड करता है कि वो पूरे पिछले एक एक घंटे की ट्रेडिंग के बराबर है। आपने चार्ट के डेटा को इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आपने 6 कैंडल आप देख रहे हैं 1 घंटे की, और आखिरी कैंडल आप देख रहे हैं 15 मिनट की, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ है? तो लोग 30 मिनट्स चार्ट यूज करते हैं, तो अगेन 30 मिनट्स भी 375 मिनट की पूरी दिन की ट्रेडिंग होती है, उससे इक्वली डिविजिबल नहीं है। तो कभी भी आप जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो इक्वली डिविजिबल होना चाहिए, पूरे दिन को इक्वली डिवाइड करें। अब उसमें 375 मिनट की ट्रेडिंग है तो या तो 5 से इक्वली डिवाइड होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट, इंटरडे ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं उसके लिए 5 मिनट या 15 मिनट यूज कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट की 75 कैंडल फॉर्म होंगी, 15 मिनट की 25 कैंडल फॉर्म होंगी, इक्वली डिविजिबल। 25 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो 15 कैंडल इक्वली फॉर्म होगी। और थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू अगर लेते हैं तो 75 मिनट या 125 मिनट की कैंडल ले सकते हैं। 125 मिनट की कैंडल में प्रॉब्लम यह है कि केवल 3 कैंडल एक दिन में फॉर्म होती है। तो जो ओवरऑल जो मेरी स्टडी रही है वो ये इंडिकेट करती है कि अगर आपको एक दिन से लेके या समवेयर अराउंड 7 दिन से लेके 15 दिन 20 दिन तक की मूव्स अगर प्ले करनी है तो 75 मिनट एक परफेक्ट टाइम फ्रेम है। 5 कैंडल इंटरडे बनती हैं, पूरे इंटरडे को 5 इक्वली डिविजिबल कैंडल में डिवाइड कर देता है, 5 कैंडल्स। और अब जब उसको थोड़ा सा 10-15 दिन का डेटा देखेंगे तो आपको क्लियरली एक शॉर्ट टर्म जो मूव होती है वो देखने के लिए मिलेगी। एग्जांपल्स के सहारे इसको देख लेते हैं। ये क्लीन साइंस जो नया आईपीओ आया था उस समय कपन एंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था उसमें। अब जो डिफरेंस आता है डेली और वीकली चार्ट से 75 मिनट, अब हम डेली चार्ट से लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जो चाहिए होती है वो क्वांटम मूव चाहिए होती है कि फटाफट एक ब्रेकआउट के बाद बहुत छोटे से समय में एक अच्छी मूव दे दे हमारे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, कि हमारी रिस्क के अगेंस्ट 3 या 4 टाइम्स रिवॉर्ड दे दे और हम उससे एग्जिट कर लें। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है पैटर्न का वो सेम रहता है, यानी चेकलिस्ट जो आप ड्रॉ करेंगे वो सेम रहेगी। केवल डेली चार्ट से लोअर टाइम फ्रेम पे जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि यहाँ पे जनरली जो कप एंड हैंडल की ब्रेकआउट लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो कई बार स्लैंटिंग ऑन द डाउन, साइडवेज या स्लैंटिंग हल्की सी ऑन दी अपसाइड भी हो सकती है, जो जनरली डेली और वीकली चार्ट में नहीं होती। वीकली चार्ट में बहुत एक कॉमन सिनेरियो है कि वो लाइन फ्लैट होती है, डेली चार्ट में हल्की सी स्लैंटिंग डाउन हो सकती है, बट इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखें तो जो एंगल ऑफ स्लैंट है वो ज्यादा हो सकता है। बट अगेन ये 45 डिग्री का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री पे हेल्दी ट्रेंड्स चलते हैं, और अगर आपकी डाउन स्लैंटिंग कप एंड हैंडल की लाइन 45 डिग्री की आ रही है, इसका मतलब ये आप जो पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये गलत है, ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो वापस से इस स्टॉक को 75 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लीन साइंस, ये टाइम फ्रेम है 75 मिनट्स। प्रायर अप ट्रेंड हमको चाहिए होता है। अब यहाँ पे 30% प्रायर अप ट्रेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक विजुअली आपको देखना होगा कि प्रायर अप ट्रेंड है या नहीं है।
अब इस चार्ट पे हम देखें तो क्लियरली यहाँ पे प्रायर अप ट्रेंड है। उसके बाद जो पहली फॉल आई है वो ऑन दी हेवीएस्ट वॉल्यूम आती हुई दिखी है। इसके बाद से अब जो ये पूरी फॉल है, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम्स ऑन द फॉल थे, लेकिन रेड कैंडल्स पे क्लियरली वॉल्यूम्स ऑन द राइज था। इसके बाद जब पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, और एक चीज जो डिफरेंशिएशन वीकली और डेली चार्ट पे और उससे डेली के नीचे के चार्ट फ्रेम पे जो डिफरेंस आता है, वो आता है कि कप के पैटर्न में, कप ऑन द इंट्राडे चार्ट वी शेप हो सकते हैं, हल्के से वी शेप, या जो एंगल नीचे का यू होना चाहिए वो हल्का सा स्लैंटिंग हो सकता है, तो जिसको हम वी शेप कहते हैं। वो अगर आप 75 मिनट्स या लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वहां पे कप की फॉर्मेशन में थोड़ा सा आपको लूज रहना पड़ेगा, कि एकदम कॉपी बुक जिसको हम कहते हैं वो पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट्स पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और थोड़ा सा जितना आप टाइम फ्रेम नीचे आते जाएंगे वॉल्यूम सिग्नेचर थोड़े से बदलते जाएंगे। एक्सट्रीम ड्राइड अप वॉल्यूम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लिक्विड चार्ट्स देख रहे हैं जहाँ दिन में एंड ऑफ द डे अच्छा वॉल्यूम होता है, तो इंट्राडे चार्ट्स पे आपको वॉल्यूम्स क्लियरली देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मेशन में एक थोड़ा सा वी शेप काइंड ऑफ कप है, और उसके बाद हैंडल की फॉर्मेशन में आपको ये देखना है कि जो कप की फॉर्मेशन के अगेंस्ट वॉल्यूम्स थे, क्या वो हैंडल में ड्राइड अप है। अब कप में देखें तो ये क्लियरली फॉलिंग वॉल्यूम्स थे, लेकिन एवरेज वॉल्यूम के साथ ये कप की फॉर्मेशन थी। और जब हैंडल की फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे क्लियरली ड्राइड अप वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो गए। और एक चीज जो आपको नोटिस करना है, डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स में जो चीज डाउन स्लैंटिंग हैंडल में एक शेक आउट देता है वीकर प्लेयर्स को, इंट्राडे चार्ट में कुछ इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें। ये क्लियरली शेकआउट बार थी ऑन हायर वॉल्यूम्स, और उसके बाद ब्रेकआउट आप देखिए, अगर ब्रेकआउट की बार पे मैं ऑन दी लेफ्ट ड्रॉ करूं तो इतना हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन दी ब्रेकआउट आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ब्रेकआउट्स ऑन दी हेवीएस्ट वॉल्यूम, हैंडल के वॉल्यूम्स लेस देन 50% और उससे भी ज्यादा कम अगर लेस देन 25 या 30% है तो ये और बेहतरीन केस हो जाता है। बट इन जनरल अगर आप देखें लेस देन 50% ऑफ दी कप वॉल्यूम्स होने चाहिए। कप कैन बी वी शेप, बट जो हैंडल है वो हल्का सा स्लैंटिंग ऑन द डाउन साइड जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतरीन आपका ब्रेकआउट प्ले बनेगा। और हैंडल के अंदर अगर इस तरीके का शेकआउट मिल जाता है तो शेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट आता है वो इतने कम पार्टिसिपेंट्स के साथ आता है कि उसमें सिर्फ स्ट्रांग हैंड्स होते हैं, वीकर हैंड्स एलिमिनेट हो चुके होते हैं। तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स के सहारे तेजी से ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है। तो अगर आपके पास हमने 4 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं जो बिल्ड कर रहे हैं पैटर्न को, उनमें से 3 ब्रेकआउट देते हैं और चौथा शेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो क्लियरली आप बाकी 3 स्टॉक्स को अवॉइड करके जिसने शेकआउट दिया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है उस स्टॉक में अपना मैक्सिमम अमाउंट कमिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मूव एकदम से वर्टिकल आती हुई दिखेगी। अगला स्टॉक देख लेते हैं मयूर यूनिकोड। ये हमने डिलीवरी कॉल एग्जैक्टली यही पैटर्न देते हुए देखा था, और इसमें हमारे टारगेट्स 9% बहुत तेजी से अचीव होते हुए दिखे थे। तो थोड़ा सा अगर टेलीग्राम पे फोकस्ड रखेंगे, वहां जो डिलीवरी कॉल्स आते हैं उन पर ट्रेड करेंगे, तो ये एक इजी सोल्यूशन होगा आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने। जो भी कॉल्स आ रहे हैं अगर उनको वापस से जाके आप चार्ट्स पे आइडेंटिफाई करें तो कहीं ना कहीं आपको कप एंड हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। अगेन एक्सक्लूसिवली कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं देखने के लिए मिलेगा, विलियम ओनील के अदर पैटर्न्स भी देखने के लिए मिलेंगे। आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से विलियम ओनील के सारे पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं लोअर डिग्री चार्ट्स पे भी। यहाँ पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि सारे तरीके के पैटर्न विलियम ओनील के बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स चार्ट पे फॉर्म हुए थे। तो अगेन वहां पे आपको और भी पैटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बट बेसिक जो होगा वो फ्लैट बेस या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। मयूर यूनिकोड को स्पेसिफिकली देख लें तो प्रायर अप ट्रेंड क्लियरली है। उसके बाद यहाँ पे वी शेप का इंटरडे चार्ट्स पे आपको ज्यादातर वी शेप के कप देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इतना टाइम वो चार्ट देता नहीं है उस पैटर्न को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस्ड कप की जगह हैंडल की फॉर्मेशन पे होनी चाहिए कि ये लोअर वॉल्यूम्स पे, ड्राइड अप वॉल्यूम्स पे डाउन स्लैंटिंग होना चाहिए और ब्रेकआउट ऑन हेवियर वॉल्यूम्स आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर चेकलिस्ट आप रन करें, प्रेयर अप मूव है, क्लियरली प्रेयर अप मूव है। वॉल्यूम्स हैंडल पे आते आते ड्राइड अप है क्लियरली। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे देखें तो लेस देन 50 या लेस देन 40% ऑफ द 50 पीरियड एवरेज वॉल्यूम है। और उसके बाद ब्रेकआउट पे अगर लाइन ड्रॉ करें तो इतना ब्रेकआउट पूरे पैटर्न फॉर्मेशन में इतना बड़ा वॉल्यूम कहीं भी नहीं था। तो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। एनआईटी लिमिटेड देख लें तो एनआईटी लिमिटेड कॉपी बुक पैटर्न था, जो बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं
डेली चार्ट से अगर नीचे के टाइम फ्रेम पे आप जाते हैं तो कॉपी बुक पैटर्न आपको बहुत रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन NIIT वन सच स्टॉक है। प्रेयर अप मूव वर्टिकल, अब यहाँ पे इतना बड़ा टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि जो वर्टिकल प्रेयर अप मूव था वो लगभग 3 बार में कंप्लीट हो चुका था, तो वर्टिकल अप मूव था, इसलिए यहाँ पे टाइम लगा पूरा पैटर्न को बिल्ड होने। अगर प्रेयर अप मूव इस तरीके का है तो पैटर्न जल्दी से फॉर्म होता है और ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन अगर प्रेयर अप मूव इस तरीके का वर्टिकल होता है तो पैटर्न के फॉर्मेशन में काफी टाइम लगता है और उसके बाद हैंडल बना के ये ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ वर्टिकल अप मूव था, इसलिए पूरे में पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई दिखी है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो क्लियरली वॉल्यूम्स जो हैं इतने ड्राइड अप थे कि वॉल्यूम बार्स प्रिंट होना भी मुश्किल हो रही थी चार्ट पे। वापस से एडवांस पे हायर वॉल्यूम्स था और हैंडल की फॉर्मेशन में अगेन ड्राइड अप वॉल्यूम्स था। ब्रेकआउट पे देखें तो इतने बड़े वॉल्यूम्स आपको पूरे चार्ट पे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। प्रेयर अप मूव को 100% से ज्यादा रेप्लिकेट करता हुआ दिखा है और लगभग 4 दिन में ये स्टॉक अगर 5 बार एक दिन की पकड़े तो 3 से 4 दिन में स्टॉक ने अपना टारगेट 186-190 रुपए से लेके 310 रुपए करता हुआ दिखा था। अगला स्टॉक है मैक्स इंडिया। मैक्स इंडिया में आप देखें तो यहाँ पे कुछ 45 डिग्री का अप ट्रेंड था, ना कि इस तरीके का ट्रेंड जो हमने अभी लास्ट स्टॉक NIIT में देखा था। प्रेयर अप ट्रेंड है, कप की फॉर्मेशन ऑन हेवियर वॉल्यूम्स ऑन द डाउन साइड, साइडवेज आते हुए जब देखा तो वॉल्यूम्स क्लियरली यहाँ पे ड्राइड अप होते हुए दिखे। एडवांस टू द कप ऑन हायर वॉल्यूम्स और यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स आते हुए दिखे। हैंडल फॉर्मेशन में लेस देन 50 पीरियड मूविंग एवरेज पूरी कंसोलिडेशन रही और टुवर्ड्स दी एंड आते आते यहाँ पे क्लियरली ड्राई अप वॉल्यूम होता हुआ दिखा है। ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम्स अगर देखें तो ब्रेकआउट पे क्लियरली टू दी लेफ्ट इतने वॉल्यूम्स केवल प्रेयर अप ट्रेंड में थे, यानी पैटर्न फॉर्मेशन में हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। इसके बाद मूव आती हुई दिखी है। ये एक पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं रीटेस्ट, यानी कई बार इंट्राडे पे स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने आता है और उसके बाद फाइनल ब्लो ऑफ मूव देता है। तो यहाँ पे मैक्स इंडिया में ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक पुल बैक करता हुआ दिखा है। पुल बैक करने के बाद वर्टिकल राइज आती हुई दिखी है स्टॉक के अंदर। तो ये हो गया पैटर्न। एक बेयर मिनिमम अगर पकड़े तो 3 दिन से लेके ऑन दी अपसाइड पकड़े तो 8 से 10 दिन में मूव अचीव हो जाती है, बट इन सम इंस्टेंसेस अगर लो बीटा काउंटर है तो 15 दिन तक ये मूव एक्सटेंड की जा सकती है। तो हमने तीनों पैटर्न्स डिस्कस कर लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वीकली पैटर्न होता है जहां पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन आपको मल्टी वीक की और एक मैग्नीट्यूड मूव देती है। फिर हमने डेली पैटर्न्स और 75 मिनट्स के पैटर्न्स डिस्कस किए जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 15 दिन से 3 महीने के प्लेयर और 1 दिन से लेके 15 दिन तक के प्लेयर, या टू बी स्पेसिफिक 3 दिन से लेके 15 दिन तक के प्लेयर्स के लिए हमने 75 मिनट्स डिस्कस कर लिया है। इससे लोअर जो चार्ट आता है जो लगभग इंट्राडे से लेके 3 दिन तक के मूव्स कमेंट करता है वो है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आपको अपने स्टैंडर्ड्स और लोअर करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ कप फॉर्मेशन। यहाँ कप की डेप्थ बहुत ज्यादा हो सकती है। नायका जब लिस्टिंग हुआ था, नायका में प्रेयर अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे डीपर कप फॉर्म हुआ था। वॉल्यूम्स इस पैटर्न में अगर देखें तो क्लियरली ड्राइड अप होते हुए दिखे थे और ब्रेकआउट पे यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े से एज अब तक जितने हमने चार्ट देखे उन सब चार्ट्स को कंपेयर करें तो लोअर वॉल्यूम्स है, बट 50 डे का 1.4 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट पे था। अगला स्टॉक जो देखें कोठारी पेट्रो में क्लियरली ये रिवर्सल पैटर्न था। यहाँ प्रेयर अप ट्रेंड नहीं था, यहाँ प्रेयर डाउन ट्रेंड था और रिवर्सल पैटर्न के लिए इसने एक कप की फॉर्मेशन की और लूजली बिल्ड हैंडल की फॉर्मेशन थी। ब्रेकआउट ऑन हायर वॉल्यूम्स था। तो अब तक जो हमने चार्ट्स डिस्कस किए थे अगर इस चार्ट को चेकलिस्ट पे रन करें तो क्लियरली प्रेयर अप ट्रेंड मिसिंग है। वॉल्यूम्स हैंडल में ट्राइड अप नहीं है। अगर इस फेस में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी हाई थे। तो ये चार्ट इन पर्टिकुलर लेने का मकसद ये था कि ये ब्रेकआउट आने के बाद फेल करता हुआ दिखा था स्टॉक और वापस से नीचे रिटेस्ट करके एक नया बेस बनाया था और उसके बाद चलता हुआ दिखा था। तो ये रनिंग मार्केट में जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो वहां पे एक F1 रेस की तरह होता है जहां आप 300 की स्पीड पे दौड़ रहे हैं तो आपका जजमेंट जो होता है वो कई बार पुअर हो जाता है बैकलॉग की वजह से। तो ये एक वन सच स्टॉक था जहां पे जजमेंट हमारा पुअर हुआ था और ये वापस जाके स्टॉप लॉस खाता हुआ दिखा था।
पर्टिकुलरली स्टॉक लेने का मतलब यही था कि जब भी आप लाइव मार्केट में बहुत तेजी से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तब आपको एक चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये स्टॉप लॉस खाने के बाद ही मैंने अपनी चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट की थी कि चेकलिस्ट में सारी चीजें एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 8 टिक्स आने चाहिए, उसके बाद ही उस स्टॉक में बाई कॉल जनरेट किया जाएगा। अगला स्टॉक जो आता है वो बालाजी माइंस का आता है। बालाजी माइंस में भी सिमिलर सिचुएशन थी, प्रे और डाउन ट्रेंड था और डाउन स्लैंटिंग एक फॉर्मेशन था। ये अगेन रिवर्सल फॉर्मेशन था। आप देखिए ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट डे आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन अगेन ये स्टॉक फेल होता हुआ देखा। तो कई बार गलत पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद भी आप पैसा बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैटर्न आइडेंटिफिकेशन को इतना लूजली डेवलप करना स्टार्ट कर दें कि एंड रिजल्ट देखते हुए प्रोसेस नहीं डेवलप करना चाहिए, प्रोसेस डेवलप करते हुए एंड रिजल्ट पे आना चाहिए। तो प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। चेकलिस्ट पे अपने स्टॉक्स देखें, चेकलिस्ट पे एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 8 पॉइंट्स टिक होने चाहिए, उसके बाद जाके आप उस स्टॉक पे बाई इनिशिएट करेंगे। लास्ट पैटर्न है बायोकॉन का। बायोकॉन में देखिए यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक चलता हुआ दिखा था, प्रायर अप ट्रेंड है, उसके बाद से स्टॉक साइडवेज जाता हुआ दिखा है। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन थी। प्रॉब्लम यहाँ थी है कि हैंडल फॉर्मेशन में वॉल्यूम ट्राइड अप होते हुए नहीं दिखे थे, लेकिन एक्सट्रीम राइट पे यहाँ देखें तो वॉल्यूम ट्राइड अप हुए थे। ब्रेकआउट पे बेहतरीन वॉल्यूम आता हुआ दिखा था। अब पैटर्न आइडियल नहीं था, इसलिए ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक रीटेस्ट करने आया था पैटर्न, और उसके बाद ये स्टॉक अपने जाके टारगेट्स अचीव किया था। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके एक्सट्रीमली हाई होने चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। उसको हल्का सा एक 5% का वेरिएशन देते हुए आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, लेकिन जब आप 75 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको जो है लीवे देना पड़ता है वो 25 से 30% का होता है, यानी आप 70% ऑप्टिमल चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी रिस्क थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको वीकली डेली पे भी लगाना है, बट 75 मिनट्स चार्ट पे आके आपकी एरर की गुंजाइश बहुत कम होती हुई दिखती है। तो पैटर्न्स को थोड़ा सा क्लियरली आइडेंटिफाई करते हुए अपने पहले स्टॉप्स डिफाइन कर लीजिए कि रिस्क रिवॉर्ड क्या आ रहा है, उसके बाद उस ब्रेकआउट को प्ले कीजिए। और 15 मिनट्स चार्ट पे अगेन इट इज एन F1 रेस, जहाँ आपको लाइव मार्केट में शायद सुबह खुलने के बाद से 2-2:30 बजते बजते तक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तो आप एक बहुत तेजी से चलने वाले एनवायरमेंट में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इस जगह आपको सबसे ज्यादा अपनी चेकलिस्ट की जरूरत होती है। इस जगह पे आप अपनी चेकलिस्ट को बहुत कायदे से देखिए, और लीवे जो है वो मोर देन 50% का आ जाता है तो फेलियर रेट भी बढ़ती हुई दिखती है। जहाँ वीकली चार्ट्स पे ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पैटर्न काम करते हैं, डेली चार्ट पे मोर देन 70% पैटर्न काम करते हैं, मोर देन 50% ऑन दी 75 मिनट्स चार्ट काम करते हैं। वहीं पे अगर लेस देन 50% सक्सेस रेट होता है 15 मिनट्स चार्ट पे, इसलिए हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि आप 15 मिनट्स चार्ट पे जाके इसको ट्रेड कीजिए। बट चूंकि पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होता है, इसीलिए हमने 15 मिनट्स डिस्कस किया था, और 15 मिनट्स पे 2 चलने वाले पैटर्न हमने डिस्कस किए थे और 2 जहां स्टॉप लॉस कटा था वो पैटर्न डिस्कस किए थे। तो अगर इन पर्सन आप मेरी सलाह माने तो मैं आपको इनिशियली ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्टिक रहिए। वहां पे जब थोड़ा सा पैसा आप कमा लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे, तब आप लोअर टाइम फ्रेम पे डेली पे आइए। और डेली से नीचे ट्रेड करने की जरूरत है नहीं अगर आप लॉन्ग ओनली इक्विटी प्ले करते हैं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं जहां पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रेड किए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में मूव्स आपको चाहिए होती है क्योंकि वहां पे हम लिवरेज ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी हम 25% की मार्जिन देके ट्रेड कर रहे हैं। तो जहाँ इक्विटी में 20% की मूव आपको जो रिटर्न देगी, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे 5% की मूव आपको सिमिलर रिटर्न देती हुई दिखेगी क्योंकि हम लिवरेज पोजीशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप वहां पे 75 मिनट्स टाइम फ्रेम ट्रेड कर सकते हैं, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम इन जनरल किसी के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो इसके साथ आज का पार्ट हम यही खत्म करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड की तरफ। सर, ट्रेडर्स जानना चाहते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न्स में कोई भी स्टॉक प्राइस को वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, तो क्लियरली अगर चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको पैटर्न फॉर्मेशन दिख जाएगा, तो करना पड़ेगा। जनरली जो लोग कोशिश करते हैं, या एक जनरल हर्ड मेंटालिटी होती है कि हमें एक स्कैनर ऐसा दे दीजिए जो कल चलने वाले 5 स्टॉक्स दिखा दे। मैं आपको बता दूं, शाम को जब मैं होमवर्क करने बैठा हूँ तो मेरे पास बेयर मिनिमम 350 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम वाले स्टॉक्स की लिस्ट होती है जो मैं देखता हूँ। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं फिर जो सब ऑप्टिमल लिस्ट है जहाँ अगले 350 स्टॉक आते हैं 700 में से,
उनको देखना पसंद करता हूँ। तो ऐसा कोई भी मैजिकल फॉर्मूला नहीं है या स्कैनर नहीं है जो आपको पूरा यूनिवर्स स्कैन करके 4-5 स्टॉक दे दे कि इनमें कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, अगले दिन जाके ट्रेड कर लीजिए। तो यू हैव टू गेट डाउन इनटू द डर्ट, गेट योर हैंड्स डर्टी, और आपको वहां पे उसके बाद ही जाके कोयले की खान में से हीरा मिलेगा। आप स्कैनर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि वो आपको 2-4 स्टॉक दे दें, उनमें से 2-3 स्टॉक चल जाए। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है ट्रेडर्स की सर कि उन्होंने वर्क हार्ड राइट इश्यू को अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका क्या कमेंट रहेगा लॉन्ग टर्म चार्ट के लिए वर्क हार्ड पर? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए हम मॉर्निंग वेबिनार्स करते हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हम वहां ले लेंगे। जो भी व्यूअर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मंडे के लिए आप मॉर्निंग वेबिनार में ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है सर कि कप एंड हैंडल पैटर्न की कितनी परसेंट की एक्यूरेसी आपके हिसाब से रहती है ट्रेड करने के लिए? देखिए, एक्यूरेसी जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, और जितने लोअर टाइम फ्रेम पे, हमने एग्जांपल्स में भी देखा है कि जितने लोअर टाइम फ्रेम पे आते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी घटती जाएगी। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि एक हर्ड मेंटालिटी होती है एक्यूरेसी की। आप एक चीज देखिए, अगर मैं 99% एक्यूरेट हूँ, केवल 1% मेरे स्टॉप लॉसेस कटते हैं, लेकिन मैं 99 ट्रेड्स में 1% कमाता हूँ और मैं अपने एक ट्रेड में पूरी कैपिटल ही खो देता हूँ, तो 99% एक्यूरेसी लेके भी मैं अपने अकाउंट को वाइप आउट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्यूरेसी से ज्यादा अगर आप फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे करेंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा कि अगर आप 1 रुपए रिस्क कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में कम से कम 3 से 5 रुपए कमाएं, ताकि अगली छोटी छोटी आपकी 3-4 मिस्टेक्स को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कवर कर दे, ना कि उसका उल्टा करें कि लॉस मेकिंग ट्रेड में आप 25, 30, 40, 50% नीचे आने तक बैठे हैं और प्रॉफिट आते समय आप 10% में प्रॉफिट बुक कर दे रहे हैं। अगर आपने इंटरडे कॉल्स हमारी देखी होंगी तो हम इन जनरल 3% का स्टॉप लॉस और 9% का टारगेट देते हैं। पहली प्रॉफिट बुकिंग 1:1 के पहले हमने कभी नहीं दिए, 3% से ऊपर आने के बाद ही हम पहली प्रॉफिट बुकिंग 35% देते हैं, उससे नीचे हम कभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देने देते हैं। रिस्क रिवॉर्ड हम एटलीस्ट 1:1.5, 1:3 मेंटेन करके चलते हैं। जो जनरल टारगेट्स हमारे होते हैं वो 1:3 के होते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जगह अगर रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग सुधरती हुई दिखेगी। Thank you so much, sir, for sharing your views on cup and handle pattern. थैंक यू। Thank you all the traders and investors for joining this live session on Facebook, YouTube and Zoom application. Hopefully ये ट्रेड सेटअप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इस वीडियो का रिकॉर्डिंग वर्जन हमारे श्री वाराही YouTube चैनल पर देख सकते हैं। Thank you all and have a very cheerful trading to all.